बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम सबकी बात के साथ मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाजरीन, आज हम आपसे कुछ ख़बरें शेयर करेंगे और बिलखसूस ख़बरें जो शेयर करेंगे वो अदम एतमाद के मामले के ऊपर है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों कोशा हैं। अपोजिशन बिलखसूस इस बात पे कोशा है कि हम इत्तेहादियों को साथ मिला लें और अदम एतमाद ले आएँ और इस हुकूमत को टॉपल कर दें, जबकि हुकूमत शुरू में जो कि परेशान थी अब पुरसकून है और वो कहती है कि अपोजिशन अपना शौक़ पूरा कर ले। नाज़रीन, इस तनाजुर में सबसे पहले हम आपसे जो बात करेंगे वो करेंगे कि मार्च के महीने को बड़ा सिग्निफिकेंस कहा अपोजिशन ने भी, और तमाम हलकों में इस्लामाबाद में मार्च के महीने की बड़ी बाज़ गश्त है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारे ज़राए का ये कहना है कि मार्च के महीने में दो बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। एक, मार्च की जो 23 मार्च की परेड होती है वो होगी मुमकिना तौर पे, और नंबर 2, 22 और 23 मार्च वज़ीर ख़ारजा की OIC कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा मार्च के महीने में अदम एतमाद तो अपोजिशन की तरफ से नहीं होने जा रही। अपोजिशन ने पूरी तगोदो की, पूरी कोशिश की, लेकिन उनको ये समझ आ गई कि मार्च के महीना जो है हुकूमत के लिए पुरस्कून ही पुरस्कून है। इसमें गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हुकूमत के खिलाफ कोई भी कंसोलिडेट स्टेप जो है वो सामने नहीं आएगा। उसकी बुनियादी वजह क्या? उसकी बुनियादी वजह यह है कि लाहौर में इत्तेहादियों की और अपोजिशन की और बड़ी मुलाकातें हुई, टेलीफोनिक राब्ते हुए, एक एक दिन में 2-2 मुलाकातें हुई। कभी कोई चौधरी साहब के घर जा रहा है तो कभी कोई फजल रहमान साहब से मिल रहा है। ये तमाम की तमाम जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इस वक्त तक कंक्लूड नहीं हो सकी। उसकी बुनियादी वजह एक है कि शरीफ बरादरान को आसिफ जरदारी साहब पे एतमाद नहीं, आसिफ जरदारी साहब को शरीफ बरादरान पे एतमाद नहीं, परवेज़ लाई साहब को शरीफ बरादरान पे एतमाद नहीं, और शरीफ बरादरान को फजल रहमान साहब पे एतमाद नहीं। अब फजल रहमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तमाम डील जो कि इक़्तिदार की बंदरबाट होगी अदम एतमाद के बाद की सूरत हाल पे हुकूमत की, इस तमाम डील का एक गारंटर फजल रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात जो डेडलॉक का शिकार है वो यहाँ पर डेडलॉक इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में हुकूमत लेके बैठी हुई है, मुस्लिम लीग काफ जो कि हुकूमत का हिस्सा है, वो कहते हैं कि आप टॉपल कीजिए गवर्नमेंट, अदम एतमाद लाइए, लेकिन पार्लिमानी साल मुकम्मल होना चाहिए। जबकि आप ये बताएं कि इक़्तिदार में हिस्सा किसको कितना देंगे। इस तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि CM हमजा शहबाज हों और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद हों। काफ लीग को उन्होंने डिप्टी वज़ीर आज़म देने की ऑफ़र की मोनस लाई साहब की शक्ल में, लेकिन ताहाल अभी तक इसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो सका। और यही एक बात है कि जिसके ऊपर नवाज शरीफ और फजल रहमान जो सीने के साथ कार्ड लगा के खेल रहे हैं, दोनों इस बात पे कन्विंस हैं कि अदम एतमाद के फ़ौरन बाद हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि मेजर और वास्ट मैंडेट लेके सामने आएंगे। ये सही टाइम है नए इलेक्शन का, जबकि महंगाई का जिन भी बहुत बाहर है और चीज़ें भी हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि हम अपना इक़्तिदार पूरा करें, सिंध असम्बली हम वक्त से पहले डिज़ोल्व क्यों करें। दूसरा एक आइनी नुक्ता यह है कि चलें बलूचिस्तान में तो शायद वो अदम एतमाद करवा लें और हुकूमत टॉपल करवा लें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का क्या करेंगे कि जहाँ पे PTI की मेजॉरिटी है उसकी असम्बली कैसे डिज़ोल्व होगी। सो इन तमाम पॉइंट्स को अगर सामने रखा जाए तो बाहर सूरत आसिफ अली जरदारी साहब, परवेज़ लाई साहब इस बात पे कन्विंस हैं कि आपको पार्लिमानी ईयर पूरा करना चाहिए। ये वो नुक्ता है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि अदम एतमाद का शिकार है। और ये बात हुई है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे तो स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह साहब हो सकते हैं, नवीद कमर साहब हो सकते हैं, कोई भी शख्स जो सा है वो पीपल्स पार्टी जो जिसको नॉमिनेट करेगी उसको स्पीकर इलेक्ट करवा देंगे। अपोजिशन इस बात पे कन्विंस है और पीपल्स पार्टी इस बात पे कन्विंस है कि ठीक है, आपका मैंडेट है, आप वज़ीर आज़म जो है, अगर शहबाज शरीफ का नाम सामने आता है और वो बनते हैं तो स्पीकरशिप जो सी है वो चली जाएगी पीपल्स पार्टी को, और डिप्टी स्पीकर जो है वो मौलाना असदुर रहमान जो कि फजल रहमान के साहबजादे हैं उनका नाम सामने आ सकता है और उनको बनाया जा सकता है। लेकिन जो बात असल है वो ये कि पार्लिमानी ईयर पूरा नहीं होगा। आपको टॉपल करने के बाद फौरी तौर पे इंतखाबी इस्लाहात करने के बाद आपको फ्रेश इलेक्शन में जाना पड़ेगा।
सो ये वो सिनेरियो है जिसके बारे में शुरू में मैंने कहा कि अपोजिशन खुद आपस में एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का शिकार है। अब आ जाए तहरीक इंसाफ। देखिए, तहरीक इंसाफ प्रॉब्लम में थी कि मार्च में पता नहीं क्या होगा, इत्तेहादियों के पास भी गए, बातें भी की, स्पीकर कौमी असम्बली भी इसमें बड़ा उन्होंने रोल अदा किया, हर चीज़ हुई। लेकिन वज़ीर आज़म साहब गर्विदा हो गए एक अपने ही करीबी ब्यूरोक्रेट्स के, एक दो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स में, उसके उस वक्त गर्विदा हुए जब उन्होंने, उस ब्यूरोक्रेट ने उनको ये मशवरा दिया, जो उस मशवरे को बाद में स्पीकर साहब ने भी एंडोर्स किया कि आपको अगर मार्च का महीना पुरसुकून गुजारना है तो इसका बेहतरीन हल है कि आप कौमी असम्बली के हाल में OIC के वज़रा ख़ारजा का इजलास होना है 22 और 23 मार्च को। अब 22 और 23 मार्च को जब OIC के वज़रा ख़ारजा का इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और कौमी असम्बली हाल ही उसके लिए यूटिलाइज़ होगा, तो उसका बहाना बना के आप पूरे कौमी असम्बली की रेनोवेशन शुरू करवा दें। तो नाज़रीन, पूरे कौमी असम्बली की रेनोवेशन इस टाइम चल रही है, जगह जगह से पत्थर भी चेंज हो रहे हैं, और AC का काम भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी हो रहा है, और रेनोवेशन चल रही है शद्दोमत से, जिसकी वजह से 18 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास की रिक्वेजिशन की गई, लेकिन वो इजलास नहीं हो सका। उसकी वजह यह थी कि 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी थी लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब पे, और अगर वो इजलास होता तो लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ होते तो फर्द जुर्म आयद ना हो सकती। इसलिए वो इजलास बुलाया गया, लेकिन फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया गया। फिर 21 फरवरी का प्लान किया गया इजलास बुलाने का, लेकिन नहीं बुलाया गया। अब मार्च के महीने में तो इजलास हो ही नहीं सकता। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, जिन ब्यूरोक्रेट ने यह कहा कि आप कौमी असम्बली की रेनोवेशन शुरू करवा दें OIC वज़रा ख़ारजा के इजलास की का बहाना बना के, बाहर यह तासुर दिया जा रहा है कि कौमी असम्बली का जो ऐवान है जहां पे MNAs बैठते हैं, वहां पे भी रेनोवेशन शुरू है, लेकिन आज की डेट तक वहां पे रेनोवेशन शुरू नहीं हुई। सोमवार को हाल का काम शुरू होगा और वो काम 15 से 20 मार्च तक जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो इतना बड़ा इवेंट है, उसके बाद OIC के वज़रा ख़ारजा का इजलास होगा। तो यूं मार्च का महीना गवर्नमेंट ने रेनोवेशन की आड़ में गुजार लिया। अब अगर तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो भी जाती है तो रेनोवेशन ना होने की वजह से, और रेनोवेशन की वजह से असम्बली इजलास ना होने की वजह से उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो अपोजिशन के जो लोग हैं उनको ये तस्लीम किया कि गवर्नमेंट ने ऐसा एक पहलू निकाला जिसकी वजह से कम अज़ कम मार्च के महीने में तहरीक अदम एतमाद जो है वो कारगर नहीं होगी। वो अगर जमा हो भी जाए तो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। सो आप तहम्मुल रखिए, मार्च के महीने में तो हुकूमत सस्टेन कर जाएगी। अब ये ब्यूरोक्रेट कौन है? ये बड़े सिग्निफिकेंट ब्यूरोक्रेट हैं, हर कानूनी पहलू का ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जनाब कमाल कर देते हैं, और जो किसी के ज़हन में बात नहीं होती ऐसे कानूनी पहलू निकालते हैं कि अपोजिशन जो है वो उसके चारों खाने चित कर देते हैं। अब मैंने आपको जो गुजारिश की कि अपोजिशन का आपस में अदम एतमाद, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो अलाई पार्टीज़ हैं बुग़्ज़ इमरान खान में, ये इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए। लेकिन नवाज शरीफ इन सब में से वाहिद बंदे हैं, वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं कि इमरान खान को या तो चलने दें या फौरी तौर पर अर्ली इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि जो महंगाई है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, उसमें कोई भी पार्टी बहुत ही छोटे से महदूद से मैंडेट के साथ ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। इसलिए अब यहाँ पे डेडलॉक बरकरार है। अब देखिए अपोजिशन आपस में क्या करती है और क्या नहीं करती। नाज़रीन, जो मैंने बात आपसे करनी थी, बुनियादी तौर पे स्पेकुलेशंस हैं, हर बंदा अपने जोड़ तोड़ कर रहा है, हर बंदा बात कर रहा है, लेकिन हतमी बात यह है कि मार्च के महीने में अदम एतमाद का कोई अंदेशा नहीं, मार्च पुरसुकून तरीके से गुजरेगा। अप्रैल के महीने में अगर अदम एतमाद के ऊपर कोई वर्किंग हुई भी सही, तो उसमें भी इत्तेहादी जो है वो देखेंगे कि उनकी आपस में एडजस्टमेंट क्या बनती है। एक अहम नुक्ता मैं आखिर में आपको बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन साहब का बड़ा किरदार, बड़ी जोड़ तोड़, बड़ी बातें हो रही हैं। देखिए, जहांगीर तरीन साहब के साथ जो MNA और MPAs हैं वो सारे के सारे PTI को छोड़ने को तैयार है। PTI उन्हें डिसीट करते हुए इनको ये भी कबूल है, लेकिन हर MNA और MPA वो ये तकाजा कर रहा है
कि अगर उनके हलके में पीपल्स पार्टी की टिकट लेके वो दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं तो ये इंश्योर किया जाए कि उनको पीपल्स पार्टी की टिकट मिलेगी। और जिन एमएनएस और एमपीएस को ये लगता है कि उन्हें दोबारा शेयर की टिकट पे इलेक्ट हो सकते हैं तो वो जहांगीर तरीन साहब से ये कह रहे हैं कि हमें आप ये गारंटी दीजिए कि नून लीग से आप हमें टिकट लेके देंगे तो हम इमरान खान के साथ बगावत करने को तैयार हैं और इमरान खान को छोड़ने को तैयार हैं। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जरदारी साहब से भी राब्ते में हैं वाया मखदूम अहमद महमूद साहब, वो शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ते में हैं खुद बराह रास्त, और तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोग उनसे राब्ते में हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का एक ही तकाजा है कि जनाब शहजाद अकबर साहब को आपने घर भेज दिया। अब उनका जो दूसरा मामला है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो समझते हैं कि उन्हें ख़राब किया या उनकी ये ज़ेन है, अब उनके बारे में वो अड़े हुए हैं। लेकिन तरीन साहब तहरीक इंसाफ के साथ 10% चांस है दोबारा ज्वाइंट हैंड करेंगे, 10%, ये मेरी बात याद रखिएगा। 90% उनका जो झुकाव है वो नून लीग की तरफ है, और वो नून लीग के हुब में नहीं है, वो उन एमपीएस और एमएनए का प्रेशर है जो नून लीग का टिकट हासिल करना चाहते हैं। सो अपोजिशन की सारी जो गेम है वो मैंने आपको बता दी, और आखिर में आपको मैंने बता दिया जो हमारे पास ज़राए हैं उस ब्यूरोक्रेट का अल्लाह भला करे। तहरीक इंसाफ के लोग तो उनको बड़ा उनके हाथ चूम रहे हैं, उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं जिन्होंने अपोजिशन के सारे गेम को एक ही रोल में और एक ही स्ट्रोक में जो है वो चित कर दिया। नाजरीन, आज तक के लिए यही। मज़ीद किसी और दिन कुछ और ख़बरों के साथ हम आपको आगाह करते रहेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।